हेलो एंड वेलकम टू जीनियस इंडियन। मित्रों, पिछले कुछ वर्षों के दौरान आपने एनवायरनमेंटलिज्म के बारे में काफ़ी पढ़ा और सुना होगा। चाहे वे पॉलिटिकल लीडर्स हों या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, सब कहीं ना कहीं पर्यावरण का मुद्दा किसी न किसी रूप में उठाते रहे हैं। अर्थ डे जैसे दिवस मनाए जाते हैं और मिस अर्थ जैसे ब्यूटी पेजेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इन सब प्रक्रियाओं के बीच ये जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि आखिर इस एनवायरनमेंटल मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई। कौन थे वो लोग जिन्होंने इसके बारे में सबसे पहले आवाज उठाई? क्या थीं वे मजबूरियां जिनके कारण ये अभियान शुरू हुआ? ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पर हम आज चर्चा करेंगे। अधिकतर एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि सही अर्थों में एनवायरनमेंटलिज्म के कॉन्सेप्ट की शुरुआत 19वीं शताब्दी के दौरान हुई। इकोलॉजी के संरक्षण के लिए पहली गंभीर आवाज उठाने वाले लोगों में प्रमुख थे जॉन जैक रूसो और सैमुअल टेलर कोलरिज, जिन्होंने जानवरों, पौधों, झीलों और नदियों के बारे में बहुत कुछ लिखा। उन्होंने प्रकृति के सानिध्य में जीवन का वर्णन किया और औद्योगिकरण के दुष्प्रभावों के बारे में अपनी लेखनी द्वारा जागरूकता फैलाई। उनके बाद आए हेनरी थोरो और जॉन म्यूर। थोरो एक अमेरिकी कवि और दार्शनिक थे। वे 2 साल तक एक जंगल में रहे और उसके अनुभवों के आधार पर उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था वॉल्डेन, जिसमें उन्होंने प्राकृतिक परिवेश में जीवन की सरलता के बारे में लिखा। सरल जीवन के आनंद की व्याख्या करने के अलावा उन्होंने अपने अमेरिकी पाठकों से आग्रह किया कि आनंदपूर्ण जीवन के लिए उन्हें नेचर या प्रकृति से उतनी ही सद्भावना रखनी चाहिए जितनी वे अपने मित्रों और प्रियजनों से रखते हैं। जॉन मुइर एक स्कॉटिश अमेरिकी नेचुरलिस्ट थे और वे अमेरिका के जंगलों में कई वर्षों तक हाइकिंग करते रहे। और हाइकिंग करते वक्त उन्होंने वही बात महसूस की जिसका जिक्र हमारे देश के ऋषियों और मुनियों ने हजारों वर्षों पहले किया था, और वो ये कि जंगल सिर्फ एक लकड़ी का भंडार नहीं है। जंगल दरअसल आध्यात्मिक अध्ययन के लिए जरूरी हैं और इसीलिए हम मनुष्यों को वहां जाकर मानसिक शांति की अनुभूति होती है और इसीलिए हमें जंगलों का संरक्षण करना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को योसेमाइट की खूबसूरत घाटी को संरक्षित करने के लिए और योसेमाइट नेशनल पार्क बनाने के लिए कन्विंस किया, और यही कारण है कि उन्हें बाद में फादर ऑफ द नेशनल पार्क्स का टाइटल दिया गया। वास्तविक पर्यावरण आंदोलन या एनवायरनमेंटल मूवमेंट लगभग 80 वर्ष पुराना है। दूसरे शब्दों में लगभग उतना ही पुराना जितनी उम्र हमारे स्वतंत्र भारत की है। और हमारे देश में एक कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और मजे की बात यह है कि ये हाल सिर्फ भूतों का ही नहीं है, बल्कि लगभग पूरी मानव जाति का है। हम इंसान भी अपनी हरकतों से तब तक बाज नहीं आते जब तक सर पे जूते न पड़ने लगें। और एनवायरनमेंटलिज्म की शुरुआत के पीछे भी वही कहानी है। एनवायरनमेंटल मूवमेंट भी प्रकृति के प्रति प्रेम की भावना से पैदा नहीं हुआ था, बल्कि आपदाओं के दुष्प्रभावों के डर के कारण। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में ही लोगों को बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण और कृषि के रासायनिकरण और जंगलों की बेरहम कटाई के कारण इकोलॉजिकल डिजास्टर्स का अनुमान होना शुरू हो गया था। इसी दरमियान अमेरिका में डस्ट बॉल जैसी आपदा आई, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर सॉइल इरोजन और सूखे और हवा में उड़ती धूल के बादलों ने आम लोगों का जीवन दूभर कर दिया। इसी के साथ साथ एयर पॉल्यूशन और वाटर कंटेमिनेशन की शिकायतें बढ़ने लगीं और कैंसर के केसेस में वृद्धि की वजह से लोगों का ध्यान नेचर और एनवायरनमेंटलिज्म की तरफ आकर्षित हुआ। और फिर आया 1952 का कुख्यात स्मॉग, द ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन, जिसकी वजह से 5 दिनों के भीतर लंदन शहर में 4000 लोगों की जान चली गई। और इस घटना ने भी लोगों को प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर किया। 1960 और 70 के दशकों में पर्यावरण आंदोलन काफी फला फूला। 1960s के दौरान अमेरिका में हिप्पी मूवमेंट की लहर आई और एंटी एस्टेब्लिशमेंट नेचर के होने की वजह से वे बड़ी फैक्ट्रीज और मेगा प्रोडक्शन सेंटर्स के खिलाफ थे। इसी के चलते इस विषय पर बहुत सारे साहित्य का उत्पादन किया गया। इसी दौर में
कई प्रभावशाली पुस्तकें प्रकाशित हुईं और इनमें सबसे प्रमुख थी 1962 में प्रकाशित साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग की लेखिका थीं अमेरिकी जीव विज्ञानी राशेल कार्सन और उन्होंने अपनी किताब में डीडीटी नामक कीटनाशक के हानिकारक और खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाई। साइलेंट स्प्रिंग इतनी प्रभावशाली थी कि उसकी वजह से अमेरिका में एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को स्थापित किया गया और उसके 2 वर्षों के बाद अमेरिकी सरकार ने डीडीटी जैसे बड़े ही लोकप्रिय कीटनाशक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। डीडीटी पर प्रतिबंध लगाए जाने से लोगों की जागरूकता कृषि क्षेत्र में अंधाधुंध केमिकल्स की बरसात करने की तरफ गई और इसी की वजह से आगे चलकर और कई पेस्टिसाइड्स पर बैन लगाया गया। 1970 के दशक में ही ग्रीन पीस जैसे कई एनवायरनमेंटल ग्रुप्स का जन्म हुआ। इसी दशक के दौरान पहला पृथ्वी दिवस या अर्थ डे मनाया गया और संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरणीय मुद्दों पर पहले सम्मेलन का आयोजन भी इसी दशक के दौरान किया गया। 1980 के आते आते लोगों ने नदियों में बढ़ते प्रदूषण का असर देखा। पानी पीने लायक नहीं रहा और नदियों में स्वच्छ पानी कम और कीचड़ ज्यादा दिखाई देने लगा। आज हमारे देश की गंगा और यमुना में पॉल्यूशन की बात की जाती है, लेकिन उस समय इंग्लैंड की थेम्स नदी इतनी पॉल्यूटेड थी कि उसे टाइटल दिया गया था द ग्रेट सिंक और राइन नदी में इतना कचरा फेंका जा चुका था कि उसे टाइटल दिया गया था द बिन ऑफ यूरोप। 1980 के दशक में यूरोपियन लोगों ने अपने मॉन्यूमेंट्स पर एसिड रेन के दुष्प्रभाव को नोटिस किया। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स इरोजन के संकेत दे रहे थे। रोम, एथेंस, पेरिस और फ्लोरेंस जैसे शहरों के स्मारकों पर प्रतिमाओं और पत्थर की मूर्तियों की हालत एयर पॉल्यूशन की वजह से खराब थी। उन मूर्तियों की दुर्दशा देखकर लोग ये सोचने पर मजबूर हुए कि अगर एयर पॉल्यूशन पत्थर की मूर्तियों को चौपट कर सकता है तो वो हम इंसानों पर कितना प्रभाव डालता होगा। और उनका अंदाजा सही था। उसी दौरान हॉस्पिटल्स में कैंसर पेशेंट्स की संख्या बढ़ने लगी और तब लोगों की समझ में आया कि उनमें से कई कैंसर केसेस हवा और पानी के प्रदूषण की वजह से हो रहे थे। तो मित्रों, ये तो था एनवायरनमेंटलिज्म की हिस्ट्री पर एक छोटा सा डिस्कशन। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ऐसे ही किसी और टॉपिक पर, तो कृपया उसे मिस न करें। और उसे मिस न करने का सबसे आसान तरीका है जीनियस इंडियन चैनल को सब्सक्राइब करना और जीनियस इंडियन वीडियोस के ज्ञान के प्रकाश को चारों ओर फैलाने का सबसे आसान तरीका है इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। और इस चैनल को इम्प्रूव करने का सबसे आसान तरीका है अपने विचारों से मुझे अवगत कराना। और अंत में आज की इस चर्चा को समाप्त करने का सबसे सही तरीका है आपको अपना समय निकालने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।